नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, इसमें सेक्शन 138 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आज फिर हमारे साथ एडवोकेट स्वाति सिंह हैं, इनसे बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में और इसके प्रोविजंस के बारे में। कोशिश ये रहेगी कि आम भाषा में कैसे हम आपको समझा सके कानून की बारीकियों को, ताकि अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, जूझ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाए। तो स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस वीडियो में आने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक आम व्यक्ति अगर समझना चाहे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, खासतौर से सेक्शन 138 किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, तो आप कैसे बताएंगे उसको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 138 है वो खासकर इसके लिए बना गया है, जैसे कि किसी को कोई अमाउंट किसी को देना है। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ अमाउंट लिया है जी, और उसको वापस करने के लिए मैंने बैंक के चेक का मतलब यूज किया। मैंने अपने अकाउंट का एक चेक काट के आपको दे दिया, ठीक है। वो मैंने चेक काट के दे दिया, मैंने उसमें अमाउंट पूरी फुल कर दी। अब आप बैंक जाते हैं, बैंक आप गए तो मेरे उस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। अच्छा, चेक बाउंस हो गया, चेक आपका बाउंस हो गया क्योंकि उसके अंदर इनसफिशिएंट बैलेंस था। लेकिन मैंने अपने पार्ट का काम कर दिया, आपको तो मेरे ऊपर विश्वास हो गया कि मैंने पैसे दे दिए। अब जो आप वहां गए, बैंक गए, आपको तो पैसा मिला नहीं, अब आप क्या करें। तो ये जो सेक्शन है 138 ये आपके लिए इस वे में यूजफुल होगा। तो मैं अगर सिनेरियो की बात करूं तो कई बार लोग जब बिजनेसेस कर रहे हैं, आप इस एक्ट के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 98 से पहले ये सिविल मैटर के अंदर आता था, 98 के बाद 88 से पहले सिविल मैटर में था, और उसके बाद से ये क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। 2 साल का इसमें पनिशमेंट भी होता है। तो अब इसके अंदर एक आम लोगों के लिए एक सिनेरियो अगर मैं बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को भी कोई चेक दिया है और अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया, अगर आपका चेक जो है वो नहीं उसका अमाउंट क्रेडिट हो सका, किसी भी वजह से अगर बाउंस हो जाता है तो वो अपराध हो जाएगा, एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा और उसमें आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। यानी कि पैसे भी पे करोगे इंटरेस्ट के साथ में और आपको सजा भी काटनी पड़ सकती है अगर कोई गलती हो गई तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह के सिचुएशन को फेस करते हैं। जब भी कोई बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि वो ब्लैंक चेक ले लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमारे पास एक ब्लैंक चेक दे दो, और उसके अगेंस्ट में वो कुछ भी XYZ अमाउंट वो दे देते हैं सामने वाली पार्टीज को, या किसी कोई वैल्यूएबल वो अपना कोई प्रोडक्ट दे देते हैं और उसके अगेंस्ट में चेक रखते हैं कि भाई आप कल को जब लौटाओगे तो ये चेक मैं आपको वापस दे देता हूं, एज ए सिक्योरिटी देते हैं। अब सिनेरियो ये क्रिएट हो जाता है उसमें कि सामने वाले ने, जिसने चेक दिया था ब्लैंक चेक, अब वो पैसा लौटा नहीं रहा है, वो प्रोडक्ट के पैसे दे नहीं रहा है। तो उस केस में जिसके पास चेक है वो अमाउंट फिल करता है और जाके बैंक में डिपॉजिट करता है, और बैंक से अगर वो बाउंस हो जाता है तो वहां से क्रिमिनल ऑफेंस एक हो गया और उसकी शुरुआत हो जाती है। तो अगर मान लीजिए ये सिनेरियो क्रिएट हो गया है तो उसके बाद से किस प्रकार से लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो मान लेते हैं कि किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस, मतलब चेक उसका बाउंस हो चुका है और सामने वाली पार्टी अब परेशान हो रही है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो केस स्टार्ट करने का वो ये होता है कि इसमें नोटिस भेजा जाता है। जिसका भी चेक बाउंस हुआ है तो जो पेई होता है, मतलब जिसने आपको चेक दिया है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप लीगल नोटिस भेजेंगे। ठीक है। जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं फिर 15 डेज का टाइम होता है, उसके अंदर उस 15 डेज के अंदर उसने उसका रिप्लाई कर दिया तो फिर वो उसके हिसाब से केस चलता है। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके लिए मतलब केस को फाइल करें। ठीक है। तो मैं अगर ये समझाऊं आप जो बता रहे हो उससे कि आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है, लीगल नोटिस भेजे, आपका चेक बाउंस हो चुका है, आपके पास लीगल नोटिस मिला। अब लीगल नोटिस मिला तो कई लोग रीजन दे सकते हैं कि भाई मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि चेक बाउंस हो जाए, मेरा इंटेंशन तो ये था कि मैं पेमेंट करूं, लेकिन जिस टाइम पे आपने चेक लगाया उस टाइम पे बैंक में पैसा नहीं था। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं वो पैसा बैंक में डाल दिया होता। ये भी कई बार लोग लॉजिक देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला प्रोसीडिंग इसमें यही है कि आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा। यानी कि चेक बाउंस हो गया तो सबसे पहले आप किसी एडवोकेट के पास जाएं और अच्छे से उस पिटीशन को ड्राफ्ट करवाएं और लीगल नोटिस को भेजें।
जब हाँ बताइए। लीगल नोटिस भेजने का भी ड्यूरेशन होता है, जिस दिन चेक उसको इशू किया गया है विद इन 3 months ओके आप ठीक कर है। सकते हैं। ये नहीं बाउंस होने के 3 मंथ के अंदर है या बाउंस होने के 3 बाउंस होने के बाद से 3 महीने के अंदर आपको केस फाइल कर सकते हैं, नोटिस आप भेज सकते हैं, लीगल नोटिस भेज लीगल सकते नोटिस भेज हैं। सकते अब मान लीजिए लीगल नोटिस भेज दिया, उसके पास जिसका चेक था यानी जो पेई था उसके पास ये ऑप्शन है कि उस लीगल नोटिस के बाद से चाहे तो सेटल कर ले और लीगल नोटिस के लेवल पे ही केस समाप्त हो जाए, या फिर ऐसा है कि वो उसको अगर अवॉइड करता है तो उसके पास से क्या सेकंड लीगल नोटिस भी भेजा जाएगा या उसी के बेसिस पे जो है हम केस फाइल कर सकते हैं? उसी के बेसिस पे केस फाइल किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से हम सीधे सीधे सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हम केस फाइल कर देते हैं। ओके, तो अब मान लीजिए कि लीगल नोटिस हो गया, लीगल नोटिस पे तो उसने रिस्पॉन्ड किया नहीं, इस पे ही ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। अब जिसका चेक बाउंस हुआ है, जिसका पैसा फंसा हुआ है, उसको कोर्ट में जाना होगा। ठीक है, तो कोर्ट में जाने के टाइम पे क्या फॉर्मेलिटी उसको करनी होती है? जहां वो रहता है वहीं पे उस पिटीशन को फाइल कर सकता है? क्या फॉर्मेलिटी होती है? जहाँ पे वो रहता है, जो उसका एरिया पड़ता है, उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो कोर्ट होता है उसके अंदर उसको केस फाइल करना होता है। केस फाइल करने के लिए पहले तो 138 जो एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पिटीशन बनानी होगी, अपनी कंप्लेंट बनानी होगी। कंप्लेंट के साथ साथ उसको नोटिस की कॉपी लगानी होगी, नोटिस की कॉपी लगती है, चेक की कॉपी लगती है, और उसके बाद जो बैंक से एक उसको स्टेटमेंट मिली होती है या फिर रिकॉर्ड की किस मतलब क्या रीजन था चेक के बाउंस होने का, उसकी एक आप रिपोर्ट लगानी होती है। उसके बाद वो केस फाइल होता है। राइट, तो इसके बाद से केस फाइल हो जाता है। फिर उसके बाद से सजा की कितनी संभावना होती है कि या रिकवरी की कितनी संभावना होती है? इसमें ऐसा होता है कि केस फाइल हो गया, नोटिस हुआ कोर्ट की तरफ से, समन हुए, नहीं अपीयर हो रहा है, कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, एनबीडब्ल्यू भी हो जाता है, नॉन अवेलेबल वारंट भी हो जाते हैं अगर अपीयर नहीं हो रहा है। अगर वो अपीयर नहीं हो रहा है, इन केस अपीयर हो जाता है और फिर आपके एग्जिबिट्स होते हैं, एविडेंस होता है, मेरिट पे केस चलता है पूरा, तो इसके अंदर रिकवरी होती है पूरी। जो हमारे एक्ट के अंदर जो हमारा लॉ बना गया है 138, इस सेक्शन के अंदर दिया गया है कि अगर वो नहीं दे पाता है तो या तो 2 साल की सजा होगी या फिर फाइन होगा। फाइन में क्या होता है कि जितना अमाउंट मान लीजिए, या दोनों हो सकता है। फाइन में मान लीजिए 50,000 है तो उसका डबल आपको देना होगा। ठीक है। अगर इन केस वो बंदा दे ही नहीं पाता है, सामने वाला अक्यूज दे ही नहीं पाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। अगर प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसकी सैलरी तक को अटैच करा दिया जाता है कि हर मंथली या फिर जैसे भी सेटलमेंट हो पार्टी के बीच में, इस तरीके से रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया, उसकी बात कर ली जिसका पैसा है और जिसकी तरफ से जो है चेक बाउंस हो चुका है। अब हम थोड़ा पेई के साइड की भी बात करते हैं। पेई, अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में ब्लैंक चेक एक मैंडेटरी उन्होंने बना दिया कि भाई अगर आप मेरे साथ बिजनेस करोगे तो आपको ब्लैंक चेक देना होगा। हो सकता है कि कोई भी ड्यूज अमाउंट ना हो, उसके बावजूद भी चेक बाउंस करा दे किसी आपसी झगड़े की वजह से, और चेक बाउंस करा करके उसको फंसाने की कोशिश करे। अब मान लीजिए कि पेई के पास में एक नोटिस आ गया कि भाई आपका चेक बाउंस हो चुका है, जबकि उसको ये मालूम है कि जेन्युइन मैटर है और उसका कोई ड्यूज बनता नहीं है, तो उसको डिफेंड करना है। तो उसको डिफेंड करने के सिचुएशन में उसके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली अगर ऑडियंस को समझाएं कि उनको हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं। उसको डिफेंड करने के लिए इन मैटर्स में भी जो ये वाले मैटर होते हैं एनआई वाले भी, ये भी मीडिएशन में जाते हैं। ओके, तो जब मीडिएशन में मैटर्स जाते हैं तो जो जेन्युइन अमाउंट होती है, तो जो जिसने पैसा लिया हुआ है और पैसा नहीं दिया है, तो ये बात आ जाती है कि हाँ सेटलमेंट हो जाती है, कम से कम उतना अमाउंट तो वापस दे दे। ठीक है। तो नहीं, सबसे पहले नोटिस मिला ना उसको, तो नोटिस के बाद से उसको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? नोटिस के बाद उसके बाद जो भी अगर वो रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर केस फाइल हो जाता है, समन होता है, तो समन में उसको अपीयर। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने कई ऐसे केसेस में देखा है कि जिसने भी ब्लैंक चेक दिया होता है, आज उसने ब्लैंक चेक दे दिया और कल को उसने एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दिया कि मेरा जो है ये चेक खो गया है, साइन किया हुआ चेक है जो कि खो गया है, ताकि कल को जाके वो कोर्ट में दिखा सके कि भाई मेरा ये चेक खोया हुआ था, हमने इनको दिया नहीं था, है ना। तो एक तो जो है जो चेक रख रहे हैं उनके लिए भी चाहिए कि वो प्रॉपर साइन लें और प्रॉपर तरीके से रखें, और दूसरा चीज ये कि आप एफआईआर अगर करवाने जा रहे हैं तो भी आपको पूरी सावधानी रखनी होगी इस बात के लिए कि ऐसा ना हो कि आपने उधर जाके साइन किया है और आपने चेक दिया हुआ है और इधर आप एफआईआर भी करा रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन ना हो जाए, कोर्ट में जो है ये बात आपके खिलाफ ही ना चली जाए। ओके,
है ना। तो इस बात का भी जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको सेक्शन 138 का नोटिस मिला हुआ है, आप पेई हैं, और नोटिस मिल जाने के बाद से आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, या इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराना भी नहीं है, आपको नोटिस जैसे ही रिसीव हो जाए उसके बाद से जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके आप नोटिस को दिखाएं, वो प्रॉपरली उसको रिप्लाई फाइल करेंगे। और समन को कभी भी अवॉइड ना करें, और सम्मन को कभी भी अवॉइड ना करें, जैसे एनबीडब्ल्यू हो जाएगा या कुछ ऐसा। मान लीजिए सम्मन आपके पास आ गया, अगर आप उसको अवॉइड करते हो तो एनबीडब्ल्यू हो सकता है नॉन बेलेबल वारंट, जिसमें आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, और फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। उम्मीद है कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच मैडम कि आपने इस वीडियो पे आकर के आपने बताया दर्शकों को कि किस तरीके से आप सेक्शन 138 को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर हमें कॉल करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं, और ईमेल करना हो तो care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।